क्लास 11th फिजिक्स लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, जिसका नेम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लेसन 3 और 4 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन में कम्प्लीटली करवा चुका हूँ, उसके सारी वीडियोस अपलोडेड है। आगे की वीडियो अब बनाने जा रहे हैं हम लोग, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, जिसका नेम है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन को हम देखेंगे। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेसन्स में देखा कि हम मोशन होती है, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन ये सब होता क्यों है, क्यों, इस क्यों का रीज़न हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, मोशन को कोई बॉडी मूव कर रही है, या वो मूव करते हुई बॉडी को अगर मुझे स्टॉप करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई एक्सटर्नल रीज़न चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में डायरेक्टली बोलूं तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which can move or stop a moving body। मतलब ये कि फोर्स एक एक्सटर्नल रीजन या एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करता है, किसी बॉडी को मूव करा सकता है और स्टॉप कर सकता है किसी मूविंग बॉडी को। सुन, इसी को मैंने पहले इसलिए समझा दिया कि सब कुछ इसके अराउंड ही घूमने वाला है इस लेसन में। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये डेफिनेशन तुमने समझ ली है, अभी आपको और समस्या आएगी। एक बॉल है यहाँ रखी हुई है, क्या है, बॉल अपने आप कहीं चली जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कि जब तक कोई व्यक्ति इसको धक्का दे, है ना, या किसी ऐसे रस्सी से बांध के ले जाए, है ना, या कोई बॉय आए इसमें ऐसा किक कर दे तो ये उड़ के यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। तो जब तक कोई एक्सटर्नल चीज या तेज हवा आए और इसको उड़ा के ले जाए अपने साथ, मतलब ये बॉल अपनी पोजीशन जो है, अगर ये अभी रेस्ट में है, ऑब्वियसली रेस्ट में, ये कहीं रखी हुई तो रेस्ट में है, तो रेस्ट से मोशन में कब आएगी स्टूडेंट्स? जब कोई एक्सटर्नल इस पर काम किया जाए, कोई ऑब्जेक्ट इसको यहाँ से कहीं ले जाए, मतलब इसको अगर यहाँ से कहीं डिस्प्लेस करना है या सिंपली इसको मोशन में लाना है, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। यानी काम करने का मतलब ये है कि हमको इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना होता है। फोर्स क्या कर सकता है, इसीलिए मैंने ऊपर फोर्स की डेफिनेशन लिख दी। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंट होता है। विच मूव, मतलब जो किसी रेस्ट बॉडी को मूव करा सकता है। अगर ये बॉल यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, पेन है, अभी ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये अब रेस्ट में हो गया। ये कब तक नहीं हिलेगा? जब तक यहाँ रखा रहेगा तब तक नहीं हिलेगा, जब तक कि मैं अपने हैंड से इसको उठा कर ना लाऊं। मतलब मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, इसको पिक करने के लिए, इसको उठाने के लिए एक फोर्स लगाया। तो वैसे ही इस पूरे वर्ल्ड में हर वो चीज़ जो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। अब इसका अपोजिट केस देख लो, मोशन वाला। आप हो, एक बॉल आ रही है इधर से चलते हुए, ऐसे क्रिकेट बॉल, आप लोग क्या करते हैं, इसको कैच करते हैं अपने हाथों से और वो वहीं रुक जाती है। आपने कभी देखा है कि अगर आप किसी बॉल को कैच करते हैं तो आपके हाथ में थोड़ा सा लगता है ना? आपको फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप मान लो सपोज ऐसे हाथ खुले रख दोगे तो क्या होगा, ऐसे हाथ खुले कर दोगे, बॉल आपके हाथ में आएगी नहीं, टकरा के निकल जाएगी। वो आपके हाथ में कब आती है? उसको आप ग्रैब करते हो, वैसे पकड़ते हो, है ना, मतलब उस पर जब आप फोर्स लगाते हो तभी आप उस मूविंग बॉल को रोक सकते हो। तो सिंपल सा बात है कि मोशन अपने आप नहीं होती है। यह सिंपल सी बात है। कोई भी पोजीशन, रेस्ट हो चाहे मोशन हो, अगर उसमें आपको चेंज करना है, रेस्ट और मोशन
ये दोनों ही चीज़ों में अगर आपको चेंज करना है, रेस्ट को मोशन में लाना है या मोशन वाली ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेके आना है, तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट? फोर्स। छोटी क्लासेस में आप फोर्स को क्या समझते हो? पुल और पुश। छोटी क्लास में आपने क्या देखा है कि पुश करना, पुल करना, ये फोर्स है। लेकिन यहाँ पर आप क्या समझोगे कि कोई बॉडी जो रेस्ट में है, अगर उसको मोशन में लाना है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसको स्टॉप करना है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, तभी वो बॉडी रुक सकती है। तो इस लेसन में हम ऑल अबाउट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर्स के बारे में पढ़ने। अगर कोई गाड़ी आपने देखा होगा, आप सिंपल सा एग्जांपल में आप लोगों की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ स्टूडेंट कि समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक साइकिलिंग है, आप बच्चे लोग साइकिल चलाते हो, ठीक है। जब आप साइकिल में पेडल मारना बंद कर देते हो तो क्या होता है? आपकी साइकिल चलती रहती, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जाके रुक जाती है, ठीक है। यानी मोशन हो रहा था आपका, ये साइकिल है सपोज ऐसे, है ना, ये चल रही है, लेकिन कुछ देर बाद जाके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता रहता है। आपने देखा होगा जो टायर होते हैं, जिस जमीन पर वो टकराते हैं, वहां पर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। जमीन और टायर्स के बीच में फोर्स लगता है, और ये फ्रिक्शन क्या करता है? धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करता है, और एक टाइम पर जाके साइकिल रुक जाती है। तो बाइक या साइकिल क्या कर रही थी? मोशन में थी, फ्रिक्शनल फोर्स लगा और धीरे धीरे जाके वो रेस्ट में आ गई और रुक गई। तो मोशन से रेस्ट में क्यों आई? क्योंकि वो फोर्स लगा उसके ऊपर, फोर्स लगा तो मोशन से रेस्ट में आ गई। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक बॉल है, अगर कोई बॉल है और अगर आपने उस बॉल को स्पेस में फेंक दिया है, स्पेस मतलब जहां पर एयर भी नहीं है, हवा भी नहीं, जहां वैक्यूम होता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर, अगर वहां पर आपने किसी बॉल को मोशन प्रोवाइड कर दिया ना, तो वो जीवन भर चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स नहीं है उसको रोकने के लिए। आपने सैटेलाइट्स देखे होंगे, सैटेलाइट्स जो स्पेस में चलते हैं, है ना, स्पेस वाले सैटेलाइट्स, उनको एक बार जो मोशन दे दिया आपने, कि सपोज एक बार सैटेलाइट जो स्पेस में चल रहा है, अगर उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ दिया, मान लो एग्जाम्पल, तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई फोर्स ही नहीं है। जो एक बार मोशन मिल गई बस उसी में वो चलता रहता है। तो सिंपल सी बात क्या है? रेस्ट से मोशन करना हो तो आपको क्या, किस चीज की नीड होती है? फोर्स। मोशन से रेस्ट में आना है तो भी आपको किस चीज की नीड है? फोर्स की। इन दोनों चीजों में फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। रेस्ट और मोशन दोनों के लिए क्या होता है? फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, किसी बॉल को आपने जंप किया है, अभी हमने लेसन 3 में पढ़ रखा है ना, कि हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकेंड, तो बॉल क्या करती है? बॉल ऊपर जाती लेकिन एक टाइम पर जाकर रुक जाती है, रुकती है और फिर वहां से वापस नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है वापस नीचे की तरफ? क्योंकि अब पहले उस पर हमने उसको फोर्स दिया, हमने उसको थोड़ा फोर्स लगा के फेंक दिया, मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाया, ताकत लगाई, फोर्स लगाया, उसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। तब उस पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स जो मैंने अपने हाथ से दिया है और एक ग्रेविटी का फोर्स जो हमेशा नीचे लगता है। एक फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी का, जो नीचे लगता है, और एक फोर्स जो मैंने यहां से ऊपर दिया है, अपने हाथ से ताकत लगा के बॉल को फेंका, है ना। ये दोनों फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। कैसे चलते हैं एक दूसरे से अपोजिट में? जब तक मेरा ये फोर्स बड़ा है और ये फोर्स की वैल्यू छोटी है तब तक मेरी बॉल ऊपर चली गई। जब ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी ये फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। तो जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गए तो बॉल जाके यहाँ रुक गई, क्योंकि अब उसको ऊपर ले जाने वाला फोर्स नीचे ले जाने वाले फोर्स के बराबर हो गया। ठीक क्लास? अब जब यहाँ पहुँच गई तो वो बॉडी 0 हो गई, लेकिन जब वहाँ से नीचे आने की बारी आई तब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी फोर्स। अब उसको ग्रेविटी फोर्स धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा है, तो वो पहले 1 सेकंड के लिए रुकती है स्टूडेंट, थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ से मैंने बॉल फेंकी,
जूम, यहाँ गई रुकी और उसके अगले ही सेकंड वो नीचे आने लग जाती है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो सिंप्लीफाई है, एक ही चीज़ समझेंगे इतनी देर में कि रेस्ट को मोशन में करना, मोशन को रेस्ट में करना, है ना। इसके अलावा और भी कुछ काम होते हैं फोर्स के, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक बॉल ऐसे जा रही है, अगर मुझे इस बॉल की डायरेक्शन चेंज करना है तो क्रिकेट में क्या होता है, हम हमारे बैट से या तो इसको इधर फेंक देते हैं, इधर फेंक देते हैं, इधर फेंक देते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, हम उस मूविंग बॉल की डायरेक्शन बदलते हैं। तो फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब पहले क्या देखा कि भाई मोशन वाले को रोक देगा, रेस्ट वाले को मोशन में कर देगा। तीसरा काम और देख लिया कि अगर कोई बॉल ऐसे चल रही है, हम उस पर फोर्स लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ना वो रुकेगी ना ही मोशन होगी। क्या होगा, वो उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारे वर्क हमारे फोर्स के हैं। फोर्स बहुत टाइप का होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको बुक में से कुछ दिखाता हूँ। स्टूडेंट कुछ और देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ फोर्स में सबसे पहले आता मैकेनिकल फोर्स आता है। बहुत टाइप के फोर्स होते हैं स्टूडेंट, अभी मैंने एक नाम लिया ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स का, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल मतलब मैन के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा, ठीक है। तो मैकेनिकल फोर्स में हम अपने शरीर से जो फोर्स लगाते हैं, जैसे हम किसी बॉल को किक कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स को हम बांध के गाड़ियां खिंचवाते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट होती है, हॉर्स कार्ट होती है ना, घोड़ा गाड़ी, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। इनमें किससे ताकत लगवाते हैं, इसमें फोर्स जो है वो लगवाते हैं इंसानों से, मतलब इंसान नहीं, एनिमल से, वो भी एक ह्यूमन या एनिमल कह लो उसको। तो एक मैकेनिकल फोर्स जो हम लोग लगाते हैं वो मैकेनिकल फोर्स में आता है स्टूडेंट। या किसी मशीन द्वारा भी जो फोर्स लगाते हैं वो भी मैकेनिकल में आ जाता है। और भी कई टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे जैसे हम लेसन में बढ़ेंगे सब देखेंगे। इसके अलावा कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट पे लगते हैं, जैसे मैकेनिकल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट। मतलब अगर आपको आपके भाई से लड़ाई करना है तो आप दूर से उसको नहीं फेंक सकते हो, आप उसको टच करोगे ना, यानी आप किसी भी चीज़ को टच करके जो फोर्स लगाते हैं वो होता है कांटेक्ट फोर्स। जैसे अगर ये बॉल आ रही है, अगर मुझे इसे दूर भगाना है तो मुझे इसको बैट से टच करना पड़ेगा या अपने शरीर से, है ना। जैसे फुटबॉल आती है तो हम अपने पैर से उसको धक्का देते हैं, क्रिकेट बॉल को बैट से धक्काते हैं, लेकिन टच करना पड़ता है हमको, बैट के थ्रू उस बॉल को टच करेंगे। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको टच की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम हवा में रहते हैं फिर भी अर्थ हमको खींच रही है, कोई धागा है क्या बीच में, नहीं है ना। मतलब वो एक ऐसा फोर्स है जो बिना कॉन्टैक्ट के लगता है। तो इस टाइप के फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट एक दूसरे को दूर से खींच लेती हैं, पास आती हैं क्या, बिना पास आए वो फोर्स लगा देती है, तो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब कैसे फोर्स हैं, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है क्लास। चलिए लेसन स्टार्ट किया है, बहुत कुछ पढ़ना है हमको इसमें, लेकिन हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल कॉज भी लिखा है, कहीं कहीं बुक में कॉज भी कहते हैं। एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से विच मूव और स्टॉप अ मूविंग बॉडी एंड कैन चेंज, क्या कर सकता है, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी ये बदल सकता है ना। स्पीड को चेंज कर सकता है, मतलब एसिलरेशन कर सकता है ना। खैर एसिलरेशन तो समझ गए, अगर रेस्ट से मोशन में आएगा तो एसिलरेशन है, और मोशन से रेस्ट में आता तो भी एसिलरेशन है। तो ये एक फोर्स की डेफिनेशन है स्टूडेंट, है ना। फॉर्मूला सब आगे आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने फोर्स देख लिया। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट या कॉज या कारण होता है जो क्या करता है, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है और किसी स्टॉप्ड बॉडी को मूव करा सकता है, किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है
ठीक है, एसेलरेट कर सकता है, डिसएसेलरेट कर सकता है, ठीक है, एंड ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ बॉडी, है ना, किसी बॉडी के शेप को भी बदल सकता है। छोटी क्लास में हमने देखा है कि क्ले को हम खिलौने बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मन से नहीं बनते, हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, बट वो छोटी क्लास की बात है, हम यहाँ पर मोशन वाली चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्लास हमने देख लिया फोर्स के बारे में, इसके फॉर्मूले वैल्यू सब आगे देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं एक न्यू वैल्यू जिसको कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है अभी देखते हैं। हमने क्या देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल देखा कि एक साइकिल चल रही है, कोई बाइसिकल है ना, वो रन कर रही है, हम उसमें पेडल मारना बंद करते हैं, मतलब हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया। हमने पहले ही क्या सीख लिया कि कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको मोशन में चलाना है ना, मोशन में लाना तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जैसे ही फोर्स लगाना बंद कर दिया तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। रेस्ट में आ जाएगी क्या? नहीं। हम इस साइकिल को चला रहे हैं, जैसे हमने पेडल मारना बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि साइकिल रुक जाएगी, उसके अंदर थोड़ी स्पीड अभी भी है ना, और वो साइकिल चलते 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 कहीं दूसरी जगह जाके आगे चल के यहाँ पर रुक जाती है। यहाँ थोड़ा सा इतना चलने के बाद यहाँ जाके वो रुक जाती है, अगर मैंने पेडल मारना स्टॉप किया तो, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है बॉडीज की या ऑब्जेक्ट की, और ये हमेशा क्या करता है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय विच इट कैन अपोज टू चेंज इट्स पोजीशन या इट्स रेस्ट आर मोशन। मतलब अगर इनर्शिया का मतलब सीधा इंसान है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो ये नहीं चाहेगी कि मैं रुकूं, है ना, यानी मूविंग बॉडी डज नॉट वांट टू स्टॉप एंड बॉडी इन रेस्ट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स पोजीशन। मतलब जो बॉडी चल रही है वो ये चाहती है कि वो हमेशा चलती रहे, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो क्या सोचती है, ये मतलब सोचने का कोई बॉडी सोचती नहीं है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है उसकी कि वो हमेशा अपनी स्टेट के चेंज करने का अपोज करती है। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया मतलब अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट कह लो, पोजीशन मत को, स्टेट को चेंज करना। दो स्टेट होती है, रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या सोचेगा कि सिर्फ रेस्ट में रहूं, कौन बाहर जाए, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो भी यही ट्राई करता है कि वो सिर्फ मोशन में रहे, उससे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेस्ट एंड मोशन दोनों ही अपनी स्टेट को चेंज करने का हमेशा अपोज करता है। मतलब अगर मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा सा पत्थर मैंने आपको बोल दिया, सपोज ये 100 kg का है, बोला इसको धकाओ, तो आप क्या करोगे? आप इसको पुश करने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन ये पुश आसानी से नहीं होगा क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा है ना। और ये ऑब्जेक्ट जो है अपने मोशन का अपोज करता है। क्या करता है? अपनी मोशन में होने का। अगर ये रेस्ट में है तो ये क्या ट्राई करता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, मोशन में ना जाऊं। और अगर मोशन में है तो वो किस चीज़ का अपोज करता है कि मैं मोशन में ही रहूं, रेस्ट में ना रहूं, ठीक है। तो इनर्शिया होता है 2 टाइप का। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और सेकेंड टाइप का इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा टाइप का होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इनको ब्रीफली हम समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए डेफिनेशन यहाँ से लिखते हैं हम लोग। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? A body in rest does not change
इट्स स्टेट टिल, जब तक a net force not applying on it। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब अ बॉडी इन रेस्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, मतलब वो रेस्ट से मोशन में कब तक नहीं आएंगी, टिल अ नेट फोर्स नॉट अप्लाइंग ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं करेगा। जब हम इस पर कोई नेट फोर्स लगा दें, नेट फोर्स मतलब जो इसकी मोशन में ला सके, ठीक है, तब तक ये किस में रहेगी, ये रेस्ट में ही रहेगी। और इसका अपोजिट इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है स्टूडेंट, तो अ बॉडी इन कांस्टेंट मोशन या सिर्फ मोशन भी लिख लो, डज नॉट कम टू रेस्ट, डज नॉट, सेम आएगा, कम टू रेस्ट टिल अ नेट फोर्स नॉट अप्लाइंग ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स काम ना करे। डज नॉट कम टू रेस्ट टिल अ नेट फोर्स नॉट अप्लाइंग ऑन इट, मतलब जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं करेगा वो उसी स्टेट में रहती हैं। किस में रहती है स्टूडेंट, इसी स्टेट में रहती हैं। क्लियर है आपको इतना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन सिर्फ इतना कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन या मोशन में है तो जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे वो मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था वही अब बताया है नए तरीके से। पहले भी हमने ये पढ़ा था कि फोर्स क्या करता है, बॉडी को मूव कराता है या स्टॉप करता है ना, तो दोनों चीज़ें सेम ही है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन का पहला लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू इन द रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता है। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही चलता रहेगा, और अगर मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि फोर्स क्या काम करता है, फोर्स स्टेट को चेंज करता है। सो द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाइज जीरो एक्सीलरेशन। क्या होता है स्टूडेंट, रेस्ट में है तो भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर जीरो है, इसका मतलब क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, इफ़ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है या नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब उसकी बॉडी का एक्सीलरेशन चेंज होता है, और अगर एक्सीलरेशन चेंज हुआ तो स्टेट भी चेंज होगी। ठीक है, रेस्ट मोशन ये जो चीज़ें हैं ये सब चेंज होती हैं। ठीक है क्लास, तो फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि कोई भी चेंज इन स्टेट अपने आप नहीं होता है, इसको करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सम नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स की हमको ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट हमने क्या देख लिया कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ जो वही कहता है जो हमने इनर्शिया में पढ़ा। इनर्शिया भी क्या कहता है, इनर्शिया और फर्स्ट लॉ लगभग सेम है। ठीक है, इनर्शिया का भी क्या मतलब था कि बॉडी अपने आप चेंज नहीं होती है, उसको चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, और हर बॉडी अपनी स्टेट चेंज का अपोज करती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ फिर से देख लो एक बार, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लॉ का मतलब सीधा है
कि कोई भी बॉडी जब स्टेट चेंज करती है तो उसको नेट एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है। किसकी नीड होती है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी चलती रहेगी। जैसा कि मैंने कल मतलब इससे पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई बॉडी को हम स्पेस में छोड़ दें किसी एक स्पीड से, कि अगर सपोज किसी बॉडी को स्पेस में 10 या 20 मीटर की स्पीड से छोड़ दिया जाए, मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो हमेशा उसी स्पीड से चलती रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एयर भी नहीं होती है। हम लोग यहाँ पर जो चलते हैं हमारे अर्थ पे, अगर कोई बॉडी को हम किसी स्पीड से छोड़ दें तो कुछ समय के बाद वो रुक जाती है, हॉल्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर की अपोजिट फोर्स लगता है, हवा की वजह से, एयर की वजह से अपोजिट फोर्स लगता है और बॉडी रुक जाती है। स्टूडेंट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमको एग्जाम्स पर्पज से आती हैं और हमसे पूछते भी हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। जैसे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई पर्सन अगर बस में ट्रैवल कर रहा है और सडनली बस स्टार्ट हो जाती है तो वो पर्सन पीछे की तरफ गिर जाता है ना। तो इसका रीज़न क्या होता है हम वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं कि कोई किसी मैट में से को अगर हम स्टिक करते हैं, है ना, इसको अगर किसी डंडे से इसे पीटा जाता है तो उसकी डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। समझिए, कोई पर्सन, मैं समझा देता हूँ, आपको लिखवाने की बारी भी आएगी। अगर कोई पर्सन किसी बस में ट्रैवल कर रहा होता है, किसी सीट पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो जैसे ही बस ट्रैवल करना चालू होती है आगे की तरफ, तो बस के साथ उसका कांटेक्ट में क्या है, जो उसका कांटेक्ट में उसके फीट होते हैं, उसके जो पैर होते हैं वो बस के कांटेक्ट में होते हैं, तो वो तो मोशन में आ जाते हैं। लेकिन जो उसकी अपर बॉडी होती है व्यक्ति की, वो मोशन में नहीं आ पाती है, वो रेस्ट में ही रहती है। इस वजह से क्या होता है, उसे एक पीछे की तरफ फोर्स फील होता है। क्या फील होता है? फोर्स फील, और वो बैक साइड की तरफ थ्रो हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी रेस्ट में रहती है। बस आगे चल जाती है लेकिन उसकी बॉडी वहीं रह जाती है, इसकी वजह से वो पीछे टकराता है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर होता है कि देखिए ये जो कोई मैट है इसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल हैं, है ना। जब हम इस मैट को स्टिक करते हैं या किसी लकड़ी से पीटते हैं तो ये जो मैट है वो आगे चली जाती है, लेकिन जो इसके पार्टिकल हैं, धूल के जो या डस्ट के पार्टिकल हैं, वो उसके ऊपर बने रहते हैं। मैट के आगे जाने से वो लोगों के लिए रहने का स्पेस कुछ नहीं बचता है, जगह नहीं बचती, तो वो डाउनवर्ड नीचे फॉल हो जाते हैं। इसको कुछ ऐसे देखिए कि सपोज ये आपकी कोई मैट है ना, इस मैट के ऊपर क्या है, डस्ट के पार्टिकल है। जब आप इसको ऐसे स्टिक करते हैं तो ये मैट आगे चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इस मैट के ऊपर पार्टिकल थे वो यहीं पर ही रहते हैं। लेकिन जब मैट आगे चली जाती है तो पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फॉल हो जाते हैं। ठीक है, सुन, हमने यहाँ ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं जो मैंने भी समझाया था कि इफ़ अ बस एट रेस्ट स्टार्ट सडनली, अ मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड, मतलब वो व्यक्ति जो है वो पीछे की तरफ फॉल हो जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, और दूसरा है द डस्ट इज़ रिमूव्ड व्हेन अ ब्लैंकेट इज़ बीटन बाय स्टिक, और अगर किसी ब्लैंकेट को हम किसी स्टिक से, बीटन मतलब ठोकते हैं या पीटते हैं, तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिए, हम एक बार फिर से इनको थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स डायग्राम के थ्रू। सपोज एक बार और देखते हैं, ये हम पहले देखेंगे एग्जाम्पल मैट का या किसी ब्लैंकेट का। ठीक है, इस पर क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, अगर इसको किसी स्टिक से ऐसे ठोका जाएगा, है ना, तो क्या होगा, ये जो आपका ब्लैंकेट है ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, अपनी पोजीशन से कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये डस्ट के पार्टिकल यहाँ नहीं जाएंगे। डस्ट पार्टिकल कहाँ रहेंगे? डस्ट पार्टिकल वहीं रहेंगे जहाँ पर थे। ये ब्लैंकेट यहाँ से आगे मूव कर जाता, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल यहीं रहते हैं, क्योंकि इनको जो मोशन है वो सिर्फ ब्लैंकेट को मिलती है, या जो थोड़े बहुत पार्टिकल हैं उनको मिल जाती है। लेकिन जो
डस्ट के पार्टिकल इसके ऊपर प्रेजेंट है उनको मोशन नहीं मिलती, वो रेस्ट में ही रहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में ही रहते हैं, और जब ब्लैंकेट आगे चला जाता है तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये सब नीचे की तरफ फॉल हो जाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे गिर जाएंगे सब ज़मीन के ऊपर या हवा में उड़ जाते हैं। और इफ़ अ बस एट रेस्ट स्टार्ट सडनली, अ मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड, मतलब किसी बस में कोई पर्सन बैठा है तो वो पीछे की तरफ फॉल होता है, क्यों? इसके लिए भी एक थोड़ा सा डायग्राम ठीक से बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट ये कोई सीट है ना, इस पर कोई पर्सन जब बैठता है तो उसके जो पैर होते हैं ना, वो पैर ज़मीन से कांटेक्ट में होते हैं, मतलब बस के कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन अपर पार्ट जो होता है किसी पर्सन का वो कुछ ऐसा रहता है कि वो ज़रूरी नहीं कि बस के कांटेक्ट में रहे। तो जब जैसे ही बस चलती है, जैसे बस का पैर है ऐसा उसके पैर रखे हुए हैं, जैसे ही कोई पर्सन चलता है तो ये जो उसके फीट है, ये जो पैर हैं, ये तो बस की मोशन के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से मोशन में आ जाते हैं, इसलिए इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन ये जो अपर बॉडी है ये अभी भी रेस्ट में होती है, अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में ही होती है, और जैसे ही ये आगे की तरफ चलती है तो बस की सीट भी आगे चली जाएगी, ये बस की सीट भी आगे चली जाएगी, लेकिन ये पर्सन को आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहाँ रहता है, ये रेस्ट में रहता है। इसी वजह से ये टकरा कर बैक साइड, क्योंकि सीट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, अब यहाँ आ जाएगी तो उससे क्या होगा, एक धक्का सा लगेगा, उससे टकरा जाएगा, तो हम क्या कहते हैं कि ये पीछे की तरफ फॉल होता है, जबकि एक्चुअली में क्या होता है कि सीट आगे की तरफ हल्का सा आ जाती है, ठीक है, इसलिए इसको पीछे की तरफ ऐसा फोर्स फील होता है। इसके अलावा और भी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्टूडेंट्स, जैसे कभी आप ट्री को शेक करिएगा, अगर आप किसी ट्री की ब्रांचेस को ऐसे हिलाते हैं तो ब्रांचेस के साथ जो फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये कोई ट्री की ब्रांच है ना, इस ट्री की ब्रांच में ऐसे फ्रूट्स लगे हुए हैं। अब आप इसको शेक करते हैं, मतलब या तो इसको ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, या आगे पीछे ऐसे करते हैं, मतलब इसको हिला रहे हैं आप। शेक करना मतलब इसको हिलाना, ज़ोर ज़ोर से जब हिलाते हैं, जब हमको फ्रूट्स या चीज़ें तोड़ना होती है तो हम लोग यही करते हैं। तो हम जब इसको हिलाते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है कि ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच तो सपोज़ यहाँ से ऊपर आ जाएगी या इधर की तरफ आगे धक्का दे रहा हूँ तो ये ब्रांच ये से आगे जा सकती है। ये ब्रांच जो है इसको समझिए कि यहाँ से यहाँ आ गई है, या इसको अगर मैंने ऊपर की तरफ पुश किया 2-3 बार तो ये ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। लेकिन ये जो उसके साथ फ्रूट्स लगे हैं ये रेस्ट में ही रहते हैं, इनको मोशन नहीं मिलती है, ठीक है। ये किस में रहते हैं, ये फ्रूट जो रहते हैं ये रेस्ट में रहते हैं। अगर हम इसको शेक करते हैं, हिलाते हैं तो ये ब्रांच जो है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा समझो, ब्रांच मतलब कोई टहनी लकड़ी की, ये ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है, या राइट जा सकती है या लेफ़्ट जा सकती है, बट ये जो फ्रूट्स लगे हैं ये अपने प्लेस पे ही रहते हैं। तो मोशन की वजह से ये टहनी जो है ब्रांच है ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये फ्रूट्स वहीं रहेंगे। जब ब्रांच वहीं चली जाएगी, फ्रूट्स वहीं रह जाएंगे, तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ फॉल हो जाते हैं, मतलब इससे अलग हो जाते हैं। जो मोशन हम देते हैं वो किसको मिलती है, ओनली ब्रांच को मिलती है, इन फ्रूट्स को नहीं मिलती है। तो फ्रूट्स नीचे की तरफ फॉल हो जाते हैं, ब्रांचेस ऊपर चली जाती हैं। इसको भी लिखवा देता हूँ मैं, क्या होता है। फ्रूट्स fall down when tree is shaken, मतलब ट्री को आप शेक करते हो, हिलाते हैं, तो वो उसमें से फ्रूट जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। स्टूडेंट्स कुछ पार्ट हम इनर्शिया ऑफ मोशन के देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन के क्या कॉन्सिक्वेंस है। अ हॉर्स राइडर फॉल्स फॉरवर्ड इफ़ अ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप, मतलब अगर चलता हुआ हॉर्स अगर धीरे से रुक जाता है तो वो हॉर्स राइडर आगे की तरफ फॉल होता है। सो स्टूडेंट, अ हॉर्स राइडर फॉल्स फॉरवर्ड इफ़ अ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप, मतलब कोई चलता हुआ घोड़ा अगर रुक जाता है
तो घोड़ा गाड़ी पे जो व्यक्ति बैठा है वो आगे की तरफ फॉल होता है, फॉल्स फॉरवर्ड। ठीक है, सेम रीज़न है इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर कोई गाड़ी में ऐसा व्यक्ति पर्सन ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, ठीक है, सपोज ये उसके फीट से ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है ना, ये पैरों के थ्रू वो अगर किसी गाड़ी पर खड़ा है और ये गाड़ी एकदम रुक जाती है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी रुक रही है तो उसके पैर जो होते हैं वो गाड़ी के कांटेक्ट में होते हैं तो सडनली स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये अभी भी मोशन में होता है, तो गाड़ी के रुकने से ये बॉडी, ये पार्ट अभी भी मोशन में तो रुकता नहीं है और थोड़ा सा आगे ऐसे थक जाता है ना। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे आगे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें तो आपके लिए मैं कुछ बता भी देता हूँ, आप इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पहला था मैंने आपको बताया था, इफ़ अ बस एट रेस स्टार्ट सडनली अ मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। दिस इज बिकॉज द लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ द मैन सिटिंग इन द बस स्टार्ट्स मूविंग विद द बस, बस के साथ चलने लग जाता है, बट द अपर पोर्शन ऑफ हिज बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और ऊपर का हिस्सा रेस्ट में रहता है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट देयरफॉर द मैन फॉल्स बैकवर्ड, इसलिए वो व्यक्ति पीछे गिरता है। हमने एग्जाम्पल देखा था डस्ट का, दिस इज सो बिकॉज इनिशियली द ब्लैंकेट एंड डस्ट पार्टिकल ऑन इट, मतलब बोथ आर रेस्ट, सबसे पहले दोनों कहाँ रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। व्हेन द ब्लैंकेट इज स्ट्रक बाय अ स्टिक, उसे किसी स्टिक से स्ट्रक मतलब ठोका जाता है, इट सेट्स इनटू मोशन, तो वो जो ब्लैंकेट है वो मोशन में जाता है, वाइल द डस्ट पार्टिकल रिमेन्स एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो डस्ट पार्टिकल अभी भी किस में रहते हैं, रेस्ट में ही रहते हैं। सो ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट इज रिमूव्ड, और इसी वजह से वो डस्ट रिमूव हो जाती है। आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा। फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन द ट्री इज शेकन, दिस हैपन्स बिकॉज ऑन शेकिंग द ट्री, जब हम ट्री को शेक करते हैं, द ब्रांचेस आर सेट इनटू मोशन, ब्रांचेस मोशन में जाती हैं, बट फ्रूट्स रिमेन एट रेस्ट, ब्रांचेस मोशन में होती है बस फ्रूट्स किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। तो ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये फॉल डाउन यानी नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अ बुलेट मेक्स होल इन द ग्लास विंडो बट स्टोन क्रैक्स इट, तो बुलेट क्या होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, तो वो सिर्फ क्या करती है, उतने ही एरिया को टारगेट करती है स्टूडेंट जितने में वो टकराती है, लेकिन स्टोन जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, तो पूरे ग्लास को मोशन में ला सकता है, इस वजह से वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल देख रहे थे। अ हॉर्स राइडर फॉल्स फॉरवर्ड इफ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप, दिस इज सो बिकॉज द हॉर्स राइडर हैज इनर्शिया ऑफ मोशन, देयरफॉर ही फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन हॉर्स स्टॉप सडनली। द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, उसकी जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो अभी भी रेस्ट में आसानी से आ जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ राइडर कम्स टू रेस्ट क्विकली बट द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन मोशन, क्योंकि वो चल रहा है और अभी भी मोशन में है। लोअर पार्ट जो गाड़ी के कॉन्टेक्ट में है वो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा, इसलिए वो फॉल होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अ मैन जंपिंग फ्रॉम अ रनिंग बस, एक रनिंग बस में से कूदने वाला व्यक्ति हमेशा आगे की तरफ फॉल होता है, फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बस। सेम रीजन जो यहाँ लगा है कि उसके पैर जो होते हैं वो तो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, है ना। द मोमेंट द फीट ऑफ द जंपिंग मैन कम इन कांटेक्ट विथ ग्राउंड, मतलब जैसे ही वो व्यक्ति कूदता है तो उसके जो पैर हैं वो ज़मीन पर रखाते हैं, दे सडनली कम टू रेस्ट, तो उसके जो पैर होते हैं वो तो रेस्ट में आ जाते हैं। वाइल द रेस्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन बाकी बॉडी जो बस की स्पीड से चल रही है उतनी स्पीड के साथ चल रही होती हैं, कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बस, वो बस की तरफ ही, बस की डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं। तो इसी वजह से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पैर रुक जाते हैं, लेकिन ऊपर की बॉडी आगे की तरफ फॉल हो जाती है या गिर जाती है। देयरफॉर द मैन फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ बस, और बस की डायरेक्शन में आगे गिर जाता है। बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, जो खिलाड़ी रहते हैं जो लॉन्ग जंप खेलते हैं या हाई जंप भी करते हैं, वो एक लंबा सा रनिंग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, बाय डूइंग सो ही गेन्स इनर्शिया ऑफ मोशन, तो उनके अंदर क्या आ जाता है, इनर्शिया ऑफ
मोशन आ जाता है। विच हेल्प इन जंपिंग थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस, जो उनको लंबी जंप करने में हेल्प कर सकता है। तो क्लास ये मैंने पार्ट भी बता दी। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम ये फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ आज देख चुके हैं।